सोचिए अगर कोई गवर्नमेंट आपको बोले फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री बस सर्विस, महीने का 2000 डायरेक्ट आपके अकाउंट में, आप खुश होंगे या गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे? ऑब्वियसली आप खुश होंगे। फ्री का है तो प्रॉब्लम ही क्या है? एक्चुअली में हमें सवाल पूछना चाहिए, आखिर ये पैसा आप दे कहां से रहे हैं? क्या आपको पता है 2025-26 में इंडिया के 18 बड़े स्टेट्स लगभग 6.4 लाख करोड़ सोशल वेलफेयर पर खर्च कर रहे हैं, जो उनके कंबाइंड जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2% है एज पर क्रिजल एनालिसिस। जीएसडीपी मतलब एक स्टेट एक साल में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। सिंपली बोलो तो जीडीपी ऑफ स्टेट। थोड़ा डीपली सोचिए, क्या ये फ्री बेनिफिट्स गरीबों का सहारा है या इकोनॉमी को धीरे धीरे कमजोर करने वाला मॉडल? आज हम इमोशन ही डाटा एंड हिस्ट्री से बात करेंगे, तो अगर कुछ नया जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अटेंशन, ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट या अगेंस्ट में नहीं है, इसलिए कमेंट सेक्शन में कांग्रेस बीजेपी करने से पहले वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं, क्योंकि आई बिलीव फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलूं तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जानते हैं फ्रीबीज होता क्या है। तो फ्रीबी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है जिसे इंडिया में हम रेवरी कल्चर कहते हैं। ये पॉलिटिकल लेवल है जो उन स्कीम्स के लिए होता है जहां गवर्नमेंट जीरो या हैवी सब्सिडी पर बेनिफिट देती है। इसमें शामिल हो सकता है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लोन वेवर, फ्री ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो, हर वेलफेयर फ्री भी नहीं होता। अगर स्कीम ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करे जैसे एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पर अगर स्कीम सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के लिए हो और फंडिंग क्लियर ना हो तो इकोनॉमिस्ट उसे पॉपुलिस्ट फिस्कल मेजर कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री की। तो फ्रीबीज ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एंशियंट टाइम में रोमन एम्पायर फ्री ग्रेन देता था सिटीजन्स को। इसका पर्पस था सोशल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यू डील के थ्रू वेलफेयर एक्सपांड किया, पर वो इकोनॉमिक रिकवरी के फ्रेमवर्क के साथ था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड किंगडम ने स्ट्रक्चर्ड वेलफेयर स्टेट बनाया, फंडेड बाय टैक्सेशन। इंडिया में 1960 से पीडीएस फूड सब्सिडी, 1989 से फार्म लोन वेवर्स, तमिलनाडु में कंज्यूमर ड्यूरेबल स्कीम्स, 2005 के बाद राइट्स बेस्ड स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा। यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है, पर प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब स्पेंडिंग रेवेन्यू से ज्यादा बढ़ने लगे। अब क्वेश्चन है पॉलिटिशियंस फ्रीबीज क्यों देते हैं? तो पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है वोट मैक्सिमाइजेशन। इलेक्शन से पहले विजिबल बेनिफिट्स देना आसान होता है। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म जैसे टैक्स रिफॉर्म या जॉब क्रिएशन स्लो और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इकोनॉमिस्ट विलियम नॉर्डस ने पॉलिटिकल बजट साइकिल थ्योरी दिया था। इसके हिसाब से गवर्नमेंट्स इलेक्शन के अराउंड स्पेंडिंग बढ़ाती है पॉपुलैरिटी के लिए। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है पर लॉन्ग टर्म फिस्कल स्टेट्स क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं पैसा आता कहां से है। तो गवर्नमेंट के पास 4 मेन सोर्सेस होते हैं। तो पहला है टैक्सेस, जीएसटी शेयर, एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी। दूसरा है सेंट्रल ट्रांसफर। तीसरा है बोरोइंग्स और चौथा है पब्लिक सेक्टर रेवेन्यूज। अगर रेवेन्यू कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। आरबीआई रिपोर्ट्स वार्न करता है कि कई स्टेट्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो रहा है, मतलब पैसा एसेट बनने की वजह कंजम्पशन में जा रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कैसे फ्रीबीज इकोनॉमी को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। तो पहला प्रॉब्लम होता है सब्सिडी एंड कैश ट्रांसफर बढ़ता है। जब गवर्नमेंट ज्यादा फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लोन वेवर या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शार्पली इंक्रीज हो जाता है। अगर ये स्पेंडिंग प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट नहीं करता तो पैसा सिर्फ कंजम्पशन में चला जाता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेस स्ट्रांग नहीं होता। दूसरा प्रॉब्लम होता है फिस्कल डेफिसिट वाइडन होता है। फिस्कल डेफिसिट तब बढ़ता है जब गवर्नमेंट का टोटल खर्चा उसके टोटल इनकम से ज्यादा है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग अगर डेफिसिट कंटिन्यूअसली हाई रहे तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर प्रेशर आता है। तीसरा प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करती है। डेफिसिट कवर करने के लिए गवर्नमेंट मार्केट से बॉन्ड इशू करती है या लोन लेती है। ज्यादा बोरोइंग का मतलब फ्यूचर जनरेशन को रीपेमेंट का बर्डन शिफ्ट करना। फोर्थ प्रॉब्लम है इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता है। जितना ज्यादा लोन उतना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट हर साल बजट का फिक्स हिस्सा बन जाता है। आरबीआई रिपोर्ट्स दिखाती है कि कई स्टेट्स में इंटरेस्ट पेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब पहुंच रहा है, जो वार्निंग साइन है। फिफ्थ प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कम होता है। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा हो जाता है तो सरकार के पास रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रेल प्रोजेक्ट के लिए कम पैसा बचता है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होने से फ्यूचर प्रोडक्टिविटी एंड जॉब क्रिएशन पर इंपैक्ट पड़ता है। 6 प्रॉब्लम है, ग्रोथ स्लो हो सकता है। आईएमएफ के मल्टीपल स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि परसिस्टेंट हाई पब्लिक डेट एंड डेफिसिट लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट होता है एंड इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस वीक पड़ता है। सिंपली बोलो तो अगर पैसा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के वजह सिर्फ कंजम्पशन और सब्सिडी में जाते रहे तो शॉर्ट टर्म में रिलीफ मिलता है, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ वीक हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कैसे फ्रीबीज ने कंट्रीज को कोलैप्स किया। सबसे फेमस एग्जांपल है ग्रीस का। 2009 से पहले ग्रीस का हाई पेंशन स्पेंडिंग था, लार्ज पब्लिक सेक्टर वेजेस था, लेकिन वीक टैक्स कलेक्शन रहा, जिससे फाइनेंशियल डेफिसिट 15% ऑफ जीडीपी हो गया। डेट 120% ऑफ जीडीपी से ऊपर चला गया। इन्वेस्टर्स ने ट्रस्ट खोया, बोरोइंग कॉस्ट स्काईरॉकेट हुआ। रिजल्ट आईएमएफ बेल आउट, ऑस्टेरिटी और 27% अनएम्प्लॉयमेंट। रिमेंबर, सिर्फ फ्रीबीज नहीं, फिस्कल इरेस्पॉन्सिबिलिटी एक मेजर फैक्टर था ग्रीस के कोलैप्स का। दूसरा एग्जांपल है श्रीलंका 2022 क्राइसिस। हैवी टैक्स कर, सब्सिडी प्रेशर, फॉरेक्स रिजर्व कोलैप्स, इन्फ्लेशन 50% से ऊपर गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पीक पर। लेसन क्लियर है, जब रेवेन्यू सपोर्ट के बिना एक्सपेंडिचर बढ़ता है सिस्टम क्रैक करता है। अब सवाल यह है, क्या हर वेलफेयर गलत है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वेलफेयर और फ्री भी एक ही चीज नहीं होते। इकोनॉमिक्स में वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव होता है पॉवर्टी रिडक्शन प्लस ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी। इस चीज को हम ब्राजील गवर्नमेंट का एक वेलफेयर स्कीम बॉसला फैमिलिया से समझते हैं। बॉसला फैमिलिया एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम था जो 2003 में स्टार्ट हुआ। इसमें पैसा डायरेक्टली पुअर हाउसहोल्ड्स को दिया जाता था, लेकिन कंडीशन के साथ। जैसे फैमिलीज को तभी पैसा मिलता था जब बच्चे स्कूल अटेंड करे, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो, बेसिक हेल्थ चेकअप फॉलो हो। यानी ये सिर्फ पैसा देने का नहीं था, ये फ्यूचर प्रोडक्टिविटी बिल्ड करने का मॉडल था। दूसरा था कॉस्ट सस्टेनेबल था। वर्ल्ड बैंक एंड ब्राजीलियन गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग इसके टोटल कॉस्ट जीडीपी का 0.5% से भी कम था। मतलब स्कीम लार्ज था पर फिस्कली मैनेजेबल था। इसने कंट्री को डेट क्राइसिस में नहीं डाला। इस स्कीम का आउटकम भी माइंड ब्लोइंग था। वर्ल्ड बैंक के इवोल्यूशन ने कंफर्म किया, एक्सट्रीम पॉवर्टी में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है, स्कूल अटेंडेंस इंप्रूव हुआ और चाइल्ड मालन्यूट्रिशन कम हुआ। यानी वेलफेयर स्पेंडिंग का क्लियर डेवलपमेंट आउटकम मिला। डिफरेंस समझो, अगर वेलफेयर टारगेटेड हो मतलब सिर्फ नीडी को मिले, कंडीशनल हो, एजुकेशन एंड हेल्थ लिंक, बजट के अंदर हो और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी क्रिएट करे, तो वो इकोनॉमी को वीकन नहीं करता बल्कि स्ट्रेंथन करता है। पर अगर स्कीम यूनिवर्सल हो, बिना नीड असेसमेंट, इलेक्शन के अराउंड अनाउंस हो, फंडिंग सोर्स क्लियर ना हो, रेवेन्यू से ज्यादा बोरो करके चल रहा हो, तो वो फिस्कल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। सिंपली समझो तो वेलफेयर गलत नहीं है, इरेस्पॉन्सिबल फिस्कल एक्सपांशन प्रॉब्लम है। स्ट्रॉन्ग नेशन वो होता है जो लोगों को एम्पावर करता है, ना कि सिर्फ उन्हें डिपेंडेंट बनाता है। अब सवाल है, कितना वेलफेयर ठीक है? सवाल वेलफेयर का नहीं, कैपेसिटी का है। इकोनॉमी जितना अफोर्ड कर सके उतना वेलफेयर ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। इकोनॉमी जनरली 4 बेसिक इंडिकेटर्स देखते हैं। तो पहला है स्पेंडिंग सस्टेनेबल हो। वेलफेयर का खर्चा रेगुलर रेवेन्यू डेट इज टैक्स प्लस नॉन टैक्स से कवर हो पाए। अगर हर साल नए लोन्स लेकर वेलफेयर चल रहा है तो लॉन्ग टर्म प्रेशर बनेगा। दूसरा है डेट टू जीडीपी स्टेबल हो। डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब देश का टोटल डेट वर्सेस देश का टोटल इनकम। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रहा है एंड डेट स्टेबल हो मतलब मैनेजेबल है, पर अगर डेट जीडीपी से फास्टर ग्रो करे, फिस्कल स्ट्रेस का सिग्नल है। इंडिया में एफआरबीएम फ्रेमवर्क इसीलिए बनाया गया था ताकि बोरोइंग कंट्रोल रहे। तीसरा, इंटरेस्ट बर्डन मैनेजेबल हो। अगर गवर्नमेंट का बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाए तो डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बजट का लार्ज पोर्शन सिर्फ पुराने लोन्स का इंटरेस्ट चुकाने में जाए, तब नए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स के लिए कम पैसा बचता है। एंड फोर्थ है कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉम्प्रोमाइज ना हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर डेट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाईवे एंड डिजिटल सिस्टम लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्रिएट करता है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेट इज सब्सिडी एंड सैलरी एंड वेलफेयर इतना बढ़ जाए कि कैपिटल स्पेंडिंग कट करना पड़े, तो ये रेड फ्लैग है। अगर किसी कंट्री या स्टेट में इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा हो एज कंपेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, तो इसका मतलब फ्यूचर ग्रोथ सेक्रीफाइस हो रहा है पास्ट बोरोइंग के लिए। देखिए, हेल्दी वेलफेयर वो है जो पोर को प्रोटेक्ट करे, इकोनॉमी को स्टेबल रखे और फ्यूचर ग्रोथ को डैमेज ना करे। वेलफेयर का बैलेंस ही रियल गवर्नेंस टेस्ट है, इमोशन से नहीं, नंबर से डिसाइड होता है।
अब आते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सोल्यूशन क्या है। तो देखिए, फ्रीबीज कल्चर को इमोशनल डिबेट से नहीं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड फिजिकल डिसिप्लिन से कंट्रोल किया जा सकता है। ये 5 प्रैक्टिकल सोल्यूशन रिसर्च एंड ग्लोबल टेस्ट प्रैक्टिस पर बेस्ड है। पहला प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, इलेक्शन प्रोमिसेस के प्री फिजिकल कॉस्टिंग मैंडेटरी हो। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने मैनिफेस्टो के साथ एग्जैक्ट फाइनेंशियल कॉस्टिंग एंड फंडिंग सोर्स डिस्क्लोज करना चाहिए। इससे वोटर को पता चलेगा कि स्कीम टैक्स से चलेगा, बोरोइंग से या किसी और कट से। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी से आती है। ओईसीडी कंट्रीज में कई जगह प्री इलेक्शन फिजिकल रिव्यू मैकेनिज्म होता है, जिससे अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस एक्सपोज हो जाते हैं। दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल हो। एक न्यूट्रल नॉन पॉलिटिकल बॉडी हो जो गवर्नमेंट के बजट, डेफिसिट और डेट सस्टेनेबिलिटी को पब्लिकली रिव्यू करे। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक रिकमेंड करते हैं कि फिजिकल काउंसिल फिजिकल डिसिप्लिन इंप्रूव करते हैं, क्योंकि वो डाटा बेस्ड वार्निंग्स देते हैं। इसका रोल होता है नंबर सच बोलते हैं, पॉलिटिक्स के प्रेशर के बिना। तीसरा सॉल्यूशन है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉ स्ट्रिक्ट हो। इंडिया में एफआरबीएम दैट इज फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पर अगर डेफिसिट टारगेट्स बार बार रिलैक्स हो जाए तो लॉ का पर्पस वीक हो जाता है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट का मतलब बोरोइंग लिमिट क्लियर हो और रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल में हो। फोर्थ पॉसिबल सोल्यूशन है, वेलफेयर को प्रोडक्टिविटी से लिंक करो। अनकंडीशनल कैश के वजह स्कीम्स को एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग और हेल्थ कंप्लायंस से जोड़ो। इससे शॉर्ट टर्म रिलीफ भी मिलेगा और लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ब्राजील जैसे मॉडल्स ने दिखाया है कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर पॉवर्टी रिड्यूस करता है बिना फिजिकल कोलैप्स के। फिफ्थ पॉसिबल सोल्यूशन है, सिटीजंस मैनिफेस्टो का फंडिंग सोर्स चेक करे। डेमोक्रेसी में फाइनल पावर वोटर के पास होता है। अगर वोटर सिर्फ फ्री क्या मिल रहा है देखेगा और पैसा कहां से आएगा नहीं पूछेगा, तो फ्रीबीज कल्चर कंटिन्यू करेगा। पब्लिक फिजिकल लिटरेसी ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। देखिए, फ्रीबीज तब तक चलता रहेगा जब तक शॉर्ट टर्म बेनिफिट एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ वोटर के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। इकोनॉमिक मैच्योरिटी तब आती है जब सोसाइटी डेवलपमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन से ऊपर रखती है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी वो नहीं जहां सब फ्री हो, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी वो है जहां वेलफेयर भी हो और फिजिकल डिसिप्लिन भी। सवाल सिर्फ ये नहीं कि सरकार क्या दे रही है, सवाल ये है क्या हम फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं या फ्यूचर बोरो कर रहे हैं। एक देश तब मजबूत बनता है जब सरकार लोगों को एम्पावर करती है, ना कि उन्हें परमानेंट बेनिफिशियरी बना देती है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको 1 महीना बचाती है, पर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आपको पूरी जिंदगी स्टेबिलिटी देती है। सवाल ये नहीं कि वेलफेयर होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या हम डेवलपमेंट चाहते हैं या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप वोटर है तो याद रखिए, हर चीज की कॉस्ट होती है, कभी टैक्स के थ्रू, कभी डेट के थ्रू और कभी फ्यूचर जनरेशन के थ्रू। अब फैसला आपका है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।